देख रहे हैं जनगण मन और हमेशा की तरह हम हाजिर हैं। मैं हूं शीतल राजपूत एक और नए मुद्दे के साथ, आज की बड़ी खबर के साथ। आज दुनिया के 100 देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एक अलग तस्वीर दिखाई। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पिछले 7 महीने में उनकी सरकार ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है। मोदी ने 100 देशों के निवेशकों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे अहम थी और सबसे दिलचस्प थी, पिछले 7 महीने में उनकी सरकार ने बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है। मोदी ने 100 देशों के निवेशकों को लुभाने की कोशिश की, लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे अहम थी और सबसे दिलचस्प थी अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी की गर्मजोशी। अमेरिका पहली बार वाइब्रेंट गुजरात समिट में एक पार्टनर के तौर पर शरीक हुआ है। सवाल यह है कि मोदी के शासन पर आखिर अमेरिका इतना फिदा क्यों है और क्या मोदी की सरकार में हिंदुस्तान की छवि दुनिया भर में बदल रही है? इसी पर बात करेंगे आज जनगण मन में। गुजरात के गांधीनगर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के 100 देशों को बदलते हिंदुस्तान की झलक दिखाई। अमेरिका से लेकर दुनिया के दूसरे बड़े देशों में इसका असर भी साफ दिखा। जो अमेरिका कभी मोदी के नाम से भी परहेज करता था, आज उसी अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से हाथ मिलाते नजर आए, वो देखने लायक था। अमेरिकी विदेश मंत्री का यह उत्साह उनके भाषण में भी नजर आया। By sending Rich Verma, our first Indian-American ambassador to India. जॉन केरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से की। President Obama often tells people that only in America would his particular journey have been possible. And Prime Minister Modi's journey, from a young man who sold tea right by the railroad here in Gujarat to the Prime Minister's residence on Race Course Road, seems no less improbable. अमेरिकी विदेश मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ के साथ साथ ये भी कहा कि अमेरिका और भारत के बढ़ते कदम को अब आतंक की कोई भी कार्रवाई नहीं रोक सकती। तो मोदी ने भी दुनिया को हिंदुस्तान की ताकत का एहसास कराया। 100 से अधिक देश एक छत के नीचे आज इकट्ठे हुए हैं। हमारे यहां कहा गया है, लोका समस्त सुखी न भवतु। मैंने देखा है दुनिया में जहां गया, जिसे मिला, चारों तरफ भारत के प्रति रुचि, भारत के प्रति आकर्षण, भारत के प्रति गौरव का भाव, ये मैं अनुभव कर रहा हूं। और मैं मानता हूं कि ये अपने आप में ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने दुनिया के देशों को ट्रिपल I के लिए आमंत्रित किया। ट्रिपल I यानी आइडिया, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट। मोदी ने कहा भारत के पास 3D है। 3D का मतलब डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड। और दुनिया के देशों को भरोसा दिलाया कि हिंदुस्तान बदल रहा है। Discovered opportunities, exchanged our global जिसके लिए उनकी सरकार जीतोड़ मेहनत कर रही है। And this time bigger than ever, larger than ever, and grander than ever. The HSBC's latest report has identified India as the world's largest growing exporter, which is set to move from being the 14th to the 5th largest exporter in the world by 2030. आमतौर पर हिंदी बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दुनिया भर के 100 देशों के प्रतिनिधियों के सामने इस हॉल में तकरीबन पौन घंटे तक भाषण दिया। अपनी स्पीच में नरेंद्र मोदी ने हर वो बात कही जो निवेशकों को लुभाने वाली हो। उन्होंने ये भरोसा जताया है दुनिया भर के देशों के सामने कि अगर आप एक कदम चलेंगे तो मैं 2 कदम चलूंगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में वहां मौजूद लोग उत्साहित भी दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? मुझे उनका मेक इन इंडिया कैंपेन अच्छा लगा और उन्होंने जो बोला कि एक
रूफ के नीचे आज 100 कंट्रीज फिलहाल मौजूद है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फास्ट ग्रोइंग दिख रहा है, हर आदमी को विश्वास है और खूब आगे इंडिया बढ़ेगा ऐसा लग रहा है। सवाल ये है कि क्या मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से दुनिया के सभी देशों के मन में हिंदुस्तान के लिए नजरिया बदल रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सच में इंडिया की छवि बदल दी है? गांधीनगर से चित्रा त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो क्या वाकई मोदी ने दुनिया भर में भारत की छवि है वो बदल दी है? इसी पर हमारी चर्चा का आज मुद्दा है, इसी पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ प्रेम शुक्ला एडिटर दोपहर सामना के मुंबई से जुड़ गए। थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया भी जुड़ेंगे, बीजेपी की शायना एनसी भी जुड़ेंगे मुंबई से। हमारे साथ गांधीनगर से संवाददाता चित्रा त्रिपाठी जुड़ी हुई है। इससे पहले कि हम बहस का आगाज करें, सबसे पहले सीधे चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा, जिस तरह से पूरी दुनिया ऐसा लगता है कि भारत के कदमों में है इस वक्त, हम हंसकर कल इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से लेकर अमेरिका की पार्टनरशिप से लेकर तमाम दुनिया का शायद ही कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इस सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं आया होगा। तो आपने क्या महसूस किया कि वाकई दुनिया अभिभूत है नरेंद्र मोदी से और भारत से इस वक्त? आपके खुद की पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या रही? जिस महात्मा मंदिर में ये संबोधन चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, शीतल, अपने आप में अभूतपूर्व था। ये देखना, इतने सारे लोगों की, तकरीबन 7,000 लोगों की वहां पर मौजूदगी थी। नरेंद्र मोदी जो भी बात कहते उस पर जमकर तालियां बजती और लोग उनकी हर एक बात का स्वागत करते। और जिस 3D की बात नरेंद्र मोदी कहते हैं, अगर उसी 3D को हम नरेंद्र मोदी के ऊपर देखें, यानी कि उनका जो डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है या फिर डिवोशन है, वो लोगों को भावनात्मक रूप से खुद से जोड़ने की कोशिश करते हैं और दुनिया भर में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, इसी पर हमारा भारत प्राचीन काल से ही आगे बढ़ा है और हमारी भी महत्वाकांक्षा यही है कि हम पूरे विश्व के साथ एक मंच पर एक साथ मिलकर काम करें। और उसकी छवि भी आज हमें दिखाई दी। जॉन कैरी को हमने देखा किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को गले लगा लिया और खुलकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। अपने आप में सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यही है, सीधे सीधे अगर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से जॉन कैरी तुलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की, तो इससे समझा जा सकता है, शीतल, कि वैश्विक पटल पर नरेंद्र मोदी कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वो अमेरिका है जिसने 2005 के बाद वीजा देने से मना कर दिया था। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो गांधीनगर में ही 2 दिन पहले चल रहा था, उसमें नरेंद्र मोदी की ओर से उस समय का भी जिक्र किया गया कि वीजा नहीं मिलने का दर्द क्या होता है, ये कोई मुझसे पूछे। हालांकि बहुत हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन आज जब जॉन कैरी की बातों को हमने सुना या फिर बराक ओबामा कहते हुए नजर आ रहे हैं, मैन इन एक्शन, इस तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वैश्विक पटल पर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ उम्मीद हम ये भी कर सकते हैं कि भारत, एक नए भारत का उदय हो रहा है। यानी पूरी दुनिया इस वक्त अभिभूत नजर आ रही है हिंदुस्तान से और नरेंद्र मोदी से। यही मेरा सवाल एनके जी आपसे और फिर प्रदीप जी से। नहीं, देखिए, सच बात तो यह है कि अभिभूत कुछ कुछ हम भी नजर आ रहे हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल उस पे हमारा जीडीपी कोई ऐसा नहीं हुआ कि मोदी जी के आने के बाद क्वांटम जंप ले लिया है, कोई बहुत बड़ा वो चेंज हो गया है। हमारी जीडीपी वही है जो यूपीए गवर्नमेंट में थी। थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, 4.5% के ग्रोथ रेट से आप लेंगे तो इस समय $1.93 ट्रिलियन है। लेकिन जो माहौल बना है वो माहौल आज आप देखें, जो 8 कंट्रीज के नेता आए हैं उनका मैं अभी जोड़ रहा था कि टोटल जीडीपी में, जो पूरी दुनिया की जीडीपी में 40% कंट्रीब्यूशन उन देशों का है। वो सारे इस समय गुजरात में आए हुए हैं। तो आप समझ सकती है कि अगर थोड़ा सा भी ये लगे कि हाँ इंडिया में हम काम कर सकते हैं, मेक इन इंडिया, आप वहां से पैसे लाइए, हमारे यहां मजदूर हैं, टेक्निकल हमारा स्टाफ है, तो ये भारत बदल जाएगा। और जो एक्सपेक्टेशन है, मुझे लगता है कि हालांकि पूरा होने नहीं जा रहा है, 20 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट आज आपने देखा मुकेश अंबानी ने 1 लाख करोड़ का दिया, बिल्कुल, लेकिन ये तो खैर डोमेस्टिक है मान लीजिए। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, अगर हम इसको 5 लाख करोड़ भी मान लें, तो आप समझ सकती है कि कितना बड़ा क्वांटम जंप हमारे रोजगार में हमारे युवाओं को मिलेगा। तो आमतौर पे मैं मोदी जी का क्रिटिक हूं, लेकिन आज का जो ये एटमॉस्फेयर देखा हमने, हमें साफ दिखाई दे रहा है
कि विदेशों में भारत की छवि काफी अच्छी बनी है, माहौल एक बना। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, माहौल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी माहौल से जुड़ा हुआ एक शब्द इस्तेमाल किया कि हाइप क्रिएट करने से काम होते हैं। मैं यही सवाल प्रदीप जी से पूछूंगी। प्रदीप जी, नरेंद्र मोदी क्या वो हाइप क्रिएट करने में सफल हुए हैं, और अगर सफल हुए हैं तो इसके पीछे का राज आपको क्या नजर आता है एक विश्लेषक के तौर पर? नहीं शीतल जी, आप देखिए, असली बात यह है कि भारत में भरोसा और संभावनाएं, ये दो चीजें हैं जो पहले से मौजूद थी। ये तो पहले भी थी। हाँ, वही कह रहे हैं, पहले से मौजूद थी। 2005 में ऐसा ही अवसर था हमारे पास, जब न्यूक्लियर डील हुई थी, सिविल भरोसा नहीं था, डील, भरोसा तब उस समय जो है दुनिया को लग रहा था कि भारत एक क्वांटम लीप लेने जा रहा है, जंप लेने जा रहा है, और अब भारत के साथ हम व्यवसाय कर सकते हैं, हम वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो डोमेस्टिक पॉलिसी हमारी रही, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, उसने हमको एक तरह से डिरेल कर दिया। अभी जो हुआ है 2014 में लोकसभा चुनाव में, 30 साल बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है, जहां भी डेमोक्रेसी है, जो भी बिजनेस करना चाहता है उस देश से, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर उसकी पहली नजर होती। दूसरी नजर होती कि लीडरशिप कैसी है, वो प्रो बिजनेस है कि नहीं, जो नरेंद्र मोदी की है। तीसरी चीज होती है, परमाणु करार तो मनमोहन सिंह ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो हम कह रहे हैं भारत की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ सबसे बड़ा करार, इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के आने से बदल गई है, वो पहले से थी, लेकिन लोगों को तलाश थी क्या, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, एक डिसाइसिव लीडर की, और ये भरोसा दुनिया भर के निवेशकों का कि अगर हम पैसा लगाने जाएंगे तो आज जो नियम है, आज जो कानून है, ऐसा नहीं कि हम 1 लाख करोड़ रुपया, 5 लाख करोड़ रुपया लगा दें और 6 महीने साल भर बाद सरकार कहे कि अब ये तो कानून बदल गया, ये कानून है। जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स था और टैक्स रूल्स को, लॉज को लेकर जो एक तरह की उहापोह थी या अनसर्टेनिटी थी, उसने हमारा बहुत नुकसान किया। जैसे ऐसा नहीं कि शीतल सिंगल विंडो क्लियरेंस की उन्होंने बात की, ये इतनी बड़ी समस्या है डूइंग बिजनेस, लोगों को लग रहा है कि ये बदल रहा है। और ये एक चीज गौर कीजिए, जो हमारा एप्रीहेंशन है वो एक ही चीज को लेके है। बहुत अच्छा मोदी जी ने एक और उसी विश्वास को दिलाने के लिए कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि हम अपने सारे स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर बैठेंगे और ये माहौल बदलेंगे। तो क्या चीफ मिनिस्टर, एक चीफ मिनिस्टर आपने अपने बुलेटिन में ही दिखाया कि अखिलेश यादव यूपी का चीफ मिनिस्टर नहीं लिया। वो वहां पे चूंकि फिल्मी वो सितारे आ रहे हैं तो नहीं गए, प्रवासी भारतीय में नहीं गए। तो आप समझ सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स क्या इस रफ्तार के साथ चल पाएंगी। ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि आपको करना बिजनेस स्टेट में है, दिल्ली में तो करना नहीं है, बीजेपी रूल्ड स्टेट में करना है, ये भी कोई शर्त नहीं है। लिहाजा जब आप यूपी में जाएंगे या नॉन बीजेपी स्टेट्स में जाएंगे, बड़ा राज्य है, बड़ा राज्य और पोटेंशियल भी है, पॉपुलेशन भी। सिर्फ इसमें दिक्कत यह है कि माहौल वो बने और स्टेट गवर्नमेंट्स भी, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस है, आपने विंडो तो क्लियर कर दिया, लेकिन अगर यूपी में कोई गुंडा या लोकल नेता उस एस्टेब्लिशमेंट को नहीं रोज चैलेंज कर रहा है, 4 गुंडे भेज देता है, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है, क्या ये भी, क्योंकि वो मोदी जी के हाथ में नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में है, तो क्या वो लोग इस माहौल के साथ आज चलते एक बदलते कदम से कदम मिला के चलेंगे? जरूरी। ठीक है, इस पर मैं पीएल पूनिया से भी रिएक्शन लेना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूनिया जी। पूनिया साहब, आज वाइब्रेंट गुजरात समिट में पूरी दुनिया एक तरह से जैसे हिंदुस्तान के कदमों में उतर आई, वैसा हमने देखा, चाहे यूएन महासचिव से लेकर तमाम तरह के बड़े बड़ी हस्तियां, और हमने बड़ी बड़ी बातें उनके मुख से सुनी। और यहां पे विश्लेषकों का ये मानना है कि ये जो यूफोरिया क्रिएट किया है मैजिक नरेंद्र मोदी ने, वो एक भरोसा दिया है, एक पॉलिसी पैरालिसिस जो पिछले कई सालों से पड़ा हुआ था, उसको हटाने में वो कामयाब हुए हैं। और कई सालों से आपकी सरकार थी, आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका मोदी की वजह से बज रहा है? देखिए, चुनाव हुए, सरकार बनी, एक पार्टी की मेजोरिटी की सरकार बनी, बहुत सालों के बाद बनी, तो ये एक स्वागत योग्य है और ये वास्तव में विदेशियों के लिए भरोसा एक दिलाने वाली बात होती है। और जहां तक ये कहना कि पहले से पॉलिसी पैरालिसिस था और अब एक हाइप क्रिएट हो गया है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। जो यूपीए सरकार के दौरान में अनेक ऐसे कानून बने जो कि आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए, गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए था।
आज जो शिफ्ट हुआ है वो उद्योगपति, उद्योग, बिजनेस, ये सही है कि बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट बेटर इन्होंने बनाने का प्रयास किया है, लेकिन केवल उसी का हाइप क्रिएट करके आप एक इकोनॉमी को और देश की उसको व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि ये सही है। केवल हाइप क्रिएट करना, ये कहना कि हाइप क्रिएट करना उससे मदद मिलती है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, आपके भारत सरकार में आपके बहुत सोच समझ के हर पहलुओं में विचार करके, राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके, तब कोई निर्णय लिया जाता है। आज सडनली आपने कहा कि योजना आयोग को प्रेम शुक्ला से रिएक्शन लूंगी और नीति आयोग बता दिया। कोई विजन नहीं है कि गरीब को इग्नोर करके उद्योगपतियों और इंडस्ट्री का ख्याल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। गरीब सडनली आपने कहा कि योजना आयोग को प्रेम शुक्ला से रिएक्शन लूंगी और नीति आयोग बता दिया। कोई विजन नहीं है कि गरीब को इग्नोर करके उद्योगपतियों और इंडस्ट्री का ख्याल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। गरीब को इग्नोर कर रहे हैं, इसलिए ये सब हाइप है, ये इनका आरोप है। देखिए, दरअसल पिछले 10 वर्षों में जो सरकार चली, उस सरकार ने कल्याणकारी राज्य के नाम पर खैरात तंत्र खड़ा करने की कोशिश की। उसी का परिणाम था कि जब हाई कमान जो है प्रधानमंत्री को रिमोट कंट्रोल से, उनको एक बहुत अच्छे अर्थवेत्ता जिनकी अपनी बहुत बड़ी साख थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका वर्ल्ड बैंक का अनुभव था, साउथ साउथ कमीशन का अनुभव था, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ उनके 1-to-1 रिलेशन थे। और आपको ध्यान होगा कि 2008 में स्वयं ओबामा ने कहा था कि मेरे आर्थिक गुरु हैं, लेकिन जब वो उसको रिजल्ट नहीं दे सके तो उसका परिणाम ये हुआ कि तमाम जो पश्चिम के निवेशकों को सूचनाएं देने वाली पत्रिकाएं, संस्थाएं थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को पॉलिसी पैरालाइसिस की शिकार है, इस तरह का आरोप लगा लेने के परिणाम हुआ उसका कि हमारा इन्वेस्टर जो है विदेशी निवेशक तो भाग ही गया, हमारा देशी निवेशक, हमारी देशी पूंजी भी जो है वो विदेश की तरफ जो है भागनी शुरू हो गई। आज नरेंद्र मोदी जो है संवेदना इस तरह की पैदा कर रहे हैं जिसके चलते ऐसा लगे जैसे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स वाला इफेक्ट। ये मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी थी रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स के इफेक्ट से इतनी घबराई हो कि उनको लगा कि आज हम जिस नीतियों के तहत निवेश करने जाएंगे, कल वो नीतियां बदल जाएंगी और हमारा कारोबार जो है वो लूट पिट जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनी जो है घाटा करने के लिए किसी देश में नहीं आती है, और जब कहीं निवेश आएगा तो रोजगार पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा तो गरीब का भला होगा। तो आप जो है कल्याणकारी राज्य तभी चला सकते हैं जब आप जो है पूंजीपतियों को भी प्रश्रय दें। ठीक है, आप पूंजीपतियों को भी प्रेफरेंस देनी चाहिए पूनिया साहब। और प्रेम शुक्ला ये कहते हैं कि क्या वजह थी कि एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद दुनिया को ये भरोसा आप नहीं दिला पाए। देखिए, प्रेम शुक्ला जी बहुत अच्छा तर्क देते हैं, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 2008 से जो दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी में जो रिसेशन आया और क्या हालत बनी, बैंक के बैंक फेल हो गए, अर्थव्यवस्थाएं माइनस में चली गई, लेकिन उसमें भी हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारतीय इकोनॉमी को बरकरार रखा गया, उसकी रफ्तार को बरकरार रखा गया और ये सबके सामने है और इसकी तारीफ हुई है। ओबामा यहां पर आए, वो उसी की तारीफ की थी, वो रिसेशन से निकल रहे थे, निकले नहीं थे और यहां आए थे कि मैं 50,000 जॉब्स में लेने आया हूं, अपने पूरे दलबल के साथ में आए थे। तो ये कहना कि उनका नहीं है, पर मैं समझता हूं कि यूपीए 1 में, यूपीए 2 में, दोनों में इंडस्ट्री फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली के साथ साथ जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सबको साथ में लेके आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। शीतल जी, एनके सिंह साहब। पूनिया जी, एक बात जो शुरू में आपने तारीफ की और वो लगा कि अनलाइक कांग्रेस स्पोक्समैन, बल्कि आप एक एनालिस्ट के रूप में बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। देखिए, एक चीज और भी है कि आपने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो अपने आप में अद्भुत है। सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट और एनआरईजी, वो आपका मनरेगा नहीं, वो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एनआरएचएम, ये आपने काफी कुछ किया। सवाल इसका नहीं, जो माहौल बना पिछले 2 सालों में, जब आपके जाने के 2 साल पहले से 2G स्पेक्ट्रम वगैरह जो करप्शन हुआ
उसमें स्टेट अप्रेंटिस का जो रेस्पॉन्स था, गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्स था, उससे तमाम जो एटमॉस्फियर था बिजनेस का वो काफी खराब हुआ, क्योंकि ये लगा कि नहीं, अगर करप्शन होगा तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा कैसे लगाएगा, बाहर का तो दूर की बात है, घर वाला ही नहीं लगाएगा। तो इसमें 2 साल में जो आपको तन के खड़ा होना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, वो आपने नहीं किया। मोदी जी में आज आप देख रहे हैं कि 8 महीने में इस तरह का कोई एलिगेशन नहीं है, तो जो एटमॉस्फियर बन रहा है उसके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि नहीं, ये मेरे ख्याल से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, ये एक बड़ा कारण होता है। एक शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ गई, उनसे एक क्विक रिएक्शन हम ले लेते हैं, फिर मैं अपने पैनल के पास, सबके पास लौटूंगी। शाइना, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी उद्योग और उद्योगपति की बात सुनते हैं, करते हैं, इसलिए इतना बड़ा जमघट हिंदुस्तान में जमा हो गया, ये दुनिया उनकी मुरीद हो रही है, वो गरीब की बात नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। मैं बल्कि आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही मोदी जी हैं जिनकी परवरिश की हम बात करें तो एक चाय वाले से वो आज प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि वो समझते नहीं कि आज गरीब जनता के साथ क्या होता है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ एस्पिरेशंस, और जब हम बात करते हैं वाइब्रेंट गुजरात की या उद्योग की, समझ लीजिए कि मेक इन इंडिया जो एक कल्पना है, एक सोच है, वो कब आप स्थापित कर सकते हैं, जब उद्योग आता है और जब उद्योग बेरोजगारी की समस्या हल करती है। जब बेरोजगारी की समस्या हल होती है तब गरीब से गरीब आत्मनिर्भर हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, सुरक्षित हो सकता है। आज गर्व की बात यह है कि 220 VVIPs आए, एक तरफ UN सेक्रेटरी जनरल हो, दूसरे तरफ जॉन कैरी, भूटान के प्राइम मिनिस्टर, लिस्ट इतना एंडलेस है कि मैं मानती हूँ कि ये गर्व, श्रेय या कोई पोजीशनिंग की बात नहीं है, लेकिन जब करोड़ों और बिलियन डॉलर्स आए देश में, तब आप देखेंगे कि आम जनता की जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है और सच में ये अच्छे दिन ट्रांसलेट होंगे हर एक भारतीय नागरिक के लिए। बिल्कुल अच्छे दिन ट्रांसलेट होंगे हर एक भारतीय नागरिक के लिए। और क्योंकि शाइना ने जिक्र किया मोदी की चाय वाली बैकग्राउंड का, और वही आज जॉन कैरी ने भी कहा कि एक चाय बेचने वाला 7RCR में आ जाता है, ओबामा से उनको कंपेयर किया, उनकी स्ट्रगल को, हम्बल बैकग्राउंड। इस पर प्रदीप जी, में जॉन कैरी ने जो आज इतने सारे तमगे एक साथ दिए, अमेरिका वैसे भी बहुत बुरी बुरी तारीफ कर रहा है, लेकिन आज के इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे लेते हैं? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी के साथ एक और चीज है। ऐसा नहीं है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोजेक्ट किया, आए और प्रधानमंत्री बन गए, या किसी ने नॉमिनेट किया और प्रधानमंत्री बन गए। 12 साल का मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल देश और दुनिया के सामने है। उसमें आप कमियां निकाल सकती हैं, निश्चित रूप से कमियां होंगी, लेकिन अच्छा भी किया है, ये लोगों को भरोसा। देखिए, नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन क्या किया, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में पिछले, खासतौर से UPA 2 की बात करें तो एक संदेश पूरी दुनिया में, देश में चला गया कि ये प्रधानमंत्री कंट्रोल में नहीं है, इनके नियंत्रण में, इनके हाथ में कुछ नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो चाहते हैं वो फैसले करवा सके। ये एक मैसेज चला गया, ये ब्यूरोक्रेसी में भी मैसेज चला गया कि प्रधानमंत्री अपने को असर्ट नहीं करेंगे, या नहीं कर सकते, या नहीं करने दिया जा रहा है। तीनों में से जो भी मान लिया। नरेंद्र मोदी के आने से 2 चीजें हुई हैं, एक उम्मीद और दूसरा भरोसा कि ये ऐसा लीडर है जो चाहे तो कर सकता है। इसको किसी से ताकत लेने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये अगर कोई नीति बनाता है, इंप्लीमेंट करना चाहता है तो कर सकता है, और एक विजन है, उससे उसकी आप आलोचना कर सकते हैं, उसमें कमी ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नरेंद्र मोदी का देश के विकास को लेकर एक विजन है, और उस पर वो उसका रोड मैप उन्होंने बना लिया है, उस पर आगे चलना चाहते हैं। अब उनकी जो उनका असेसमेंट होगा वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। पूनिया जी, नरेंद्र मोदी के पास देश के लिए एक विजन है और अब उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, उसका खाका है उनके पास, ऐसा हमारे एक्सपर्ट मानते हैं, जो कि पिछले प्रधानमंत्री के पास नहीं था, और उनके पास वो शक्तियां भी नहीं थी, और पूरी दुनिया, ब्यूरोक्रेसी, उद्योग जगत सब ये बात समझ चुके थे। और यही बात है, यही वजह कि आज हमें वो फर्क देखने को महसूस हो रहा है जो उस वक्त हमें नहीं देखने को मिला। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और NDA सरकार, उसका एक विजन है। वो विजन ये है कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर यहां पर आएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा,
मेक इन इंडिया होगा और उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो गरीबों को लाभ मिलेगा, ये उनका विजन है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ गरीबी, इकोनॉमिक पॉवर्टी ही अकेली नहीं है। इस देश में जितनी डिस्पैरिटी, सोशल डिस्पैरिटीज हैं, जो जिनको मालूम नहीं है। आपने 2004 में जो शाइनिंग इंडिया का निकाला तो उसमें गरीब आदमी ये कहता था ये किस देश के बारे में कह रहे हैं, हम पे तो ये लागू नहीं होता। तो वो लोग जो आज विकास से वंचित हैं और यूपीए 1, यूपीए 2 में उन तक पहुंचा गया, अब वो सडनली वो पाते हैं कि हमसे तो डिस्कनेक्ट है, टोटल डिस्कनेक्ट है। जो विजन है वो इंडस्ट्री के लिए विजन है, वो मेक इन इंडिया के लिए विजन है, जो बिलियंस ऑफ डॉलर लाने का विजन है। लेकिन गरीब आदमी जो अछूत है, ठीक है, आप बार-बार वही बात कह रहे हैं। शाइना से इसका जवाब ले लेते हैं और फिर हमारे साथ कुछ और पैनलिस्ट भी जुड़े। कतई विजन नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप। पिछले 10 साल में यूपीए के सरकार के वक्त आपने देखा कि फ्रीबीज, सब्सिडीज, सॉप्स, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद जो गरीब के हाथ में न पहुंचे, तो ये बड़ी बड़ी बातें आप क्या कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक लाचार समाज बने या एक सक्षम समाज बने। सक्षम समाज चाहते हैं तो देखिए कि हर एक व्यक्ति शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो। मोदी जी की ये सोच विचार सिर्फ एक उद्योगपति तक सीमित नहीं है। जब उद्योग आता है तब बेरोजगारी की समस्या हल होती है, जब उद्योग आता है तब शिक्षा मिलती है, जब पैसे आते हैं तब देखते हैं कि सही मायने में हर एक वर्ग स्तर का परिवर्तन होता है। और लगातार हम ये बातचीत करते हैं प्रगति की, डेवलपमेंट की, तो समझ लीजिए कि जब एक स्थिर सरकार और जब नेतृत्व और राजनीतिक इच्छा शक्ति है तब आप ये परिवर्तन ला सकते हैं। हकीकत में मोदी जी जो 18 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए नहीं, कोई कांड के लिए नहीं। पहली बार देश में एक नेता है आपके सामने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद और जो प्रगति की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मोदी जो कहते हैं वो करके दिखा रहे हैं। शाइना के इस पूरे बातचीत का लब्बोलवाद है। हमारे साथ शहजाद हमारा भी जुड़ चुके। शहजाद, आप एक युवा नेता, एक युवा पॉलिटिशियन है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक तरह से गुजरात में, हिंदुस्तान में उतर आई है, आप इससे तो इंप्रेस नहीं होंगे या इसकी भी निंदा करेंगे क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हैं तो आपको निंदा करनी है। देखिए, देश ऐसा कभी पहले हुआ नहीं इस देश में। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात एक बहुत ही अच्छा इवेंट हो रहा है और एलके अडवाणी जी ने ही कहा है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर है और मैं इस बात से एग्री करता हूं। मैं वाइब्रेंट गुजरात को डे 1 से फॉलो कर रहा हूं। लाखों करोड़ों की बातें होती है, वहां पे एमओयू साइन होते हैं। मैंने एक आरटीआई डाली कि कितने एमओयू जो है एक्चुअल में निवेश में तब्दील हुए और आप जैसे लोगों को वहां पे काम मिला। तो मुझे जवाब आया गुजरात सरकार से कि 20% भी नहीं हुआ। तो बातें बड़ी बड़ी करना एक अच्छी बात है। मैं तो मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। 2 दिन पहले आप इकोनॉमिक टाइम्स में जाके देख लीजिए। इंडिया में पिछले साल जब से मोदी जी की सरकार आई है, इंडस्ट्रियल जो निवेश है वो गिरा है, इन्वेस्टमेंट गिरा है। आपकी जीडीपी 0.5 से गिरी है। रुपया जो इसके लिए हम लोग कहते थे कि मनमोहन सिंह की उम्र छू रहा है, आज मोदी जी की उम्र को छू ही रहा है, 64 हो गया है। पेट्रोल के दाम जो है विदेशी बाजार में $50 बैरल हो गए, पर आपको कितनी रियायत मिली? नहीं मिली। जहां पर 50% कटा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, आपको तो 10% रियायत नहीं मिली। पाकिस्तान में लेकिन क्या उद्योग जगत भी ऐसा सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा या कुछ नहीं होगा या उम्मीद नहीं है? इस पर हम बात करेंगे। आपने 8% से 4% हमने बढ़ाया है। चुके हैं। दूध साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो हमारे पैनल का जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनका ये कहना है कि किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं है, ये सिर्फ हाइप है, खामखा का प्रोपेगेंडा है, कुछ होने वाला नहीं है, गरीब को रोजगार नहीं मिलने वाला इस तरह के आयोजन से। आप इसमें शरीक हुए, पूरा उद्योग जगत इसमें शरीक हुआ है, क्या आपकी भी यही फीलिंग है या आप क्या समझते हैं? Just get me this TV live. वीएन दूध साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ, सुन पा रहे, बोलिए। हमारे पैनल में कुछ लोगों का ये मानना है, उनका ये आरोप है कि ये खामखा की हाइप है, ये खामखा की एक हाइप क्रिएट कर दी गई है और ऐसा कोई निवेश देश में बढ़ने वाला नहीं है या एक आम आदमी की जिंदगी में इससे कोई बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। देखिए, पीएम साहब ने खुद कहा है, इसे आप हाइप मानिए या जो मानना है वो मानिए। बात ये है कि लोगों को दिखाना है गवर्नमेंट मीन बिजनेस, और इंडिया में जो बिजनेस करना है वो बहुत इजी हो चुका है, और इसलिए ये सब हाइप बोलो जो बोलो, लोगों को बुलाया है और लोग आए हैं। हाइप में लोग आते नहीं। अमेरिका के विदेश मंत्री यहाँ पे आए हैं, आप देखिए 100 देशों के रिप्रेजेंटेटिव कंपनी यहाँ पे आई है, ये हाइप में नहीं आई है। दे मीन बिजनेस, इनका एक एक मिनट भी बहुत महंगा है, तो वो सब सोच के आप ये मत सोचिए ये हाइप है, ये है देश की उन्नति का एक साधन। देश कैसे आगे बढ़ेगा, एक बात आप ध्यान में रखिए कि इंडिया की छवि बहुत खराब हो चुकी थी पहले, इतनी खराब हुई थी कि यहाँ पे कोई भी आना नहीं चाहता था। देश की उन्नति का एक साधन, देश कैसे आगे बढ़ेगा, एक बात आप ध्यान में रखिए कि इंडिया की छवि बहुत खराब हो चुकी थी पहले, इतनी खराब हुई थी कि यहाँ पे कोई भी आना नहीं चाहता था। इंडिया के इंडियन एनआरआई जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी यहाँ पे पैसा लगाने के लिए मुकर रहे थे। तो मोदी जी के पास सबसे पहले ये काम है कि इन लोगों के साथ अच्छे रिलेशन करना, इनके दिल में जाना, इनको बताना कि अब इंडिया पहले जैसा नहीं रहा है। मैं मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर आ चुका हूं और सबके दिल में हूं और सबका काम करूंगा। और एनआरआईज को ये बताया कि अमेरिका से लेके तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड ओवर सब जगह जाके उन्होंने यही बताया और लोगों ने भी उनके ऊपर यही प्रेम दिया और बताया कि इस देश में जो है, यहाँ पे मोदी जी का एक ही कहना है, मेरे देश की धरती उगले सोना मोती, और आप यहाँ पे आइए, सोना मोती यहाँ पे उगलेंगे और आपको सबको इसका फायदा होगा। हमारे यहाँ पे जो है वो बेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, बेस्ट ऑफ जुडिशरी है, और हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास काम कर रहा है उसके जैसा तो कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में, इतने सस्ते में लेबर कहीं भी नहीं मिलेगा। जी शायना आप जो कहना चाह रही है कहें, फिर मैं अपने पैनल से इस पर रिएक्शन लूंगी। देखिए, जब यूपीए के सरकार के वक्त, जब इंडिया शाइनिंग के कैंपेन के बाद समझ लीजिए कि लोगों ने हमें नकारा है, हम उससे हमें कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र की खूबी ये है कि गवर्नमेंट्स आते हैं, गवर्नमेंट जाते हैं, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हो तो आपकी प्रशंसा स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। यूपीए के दरमियान जहां 8-9% जीडीपी था, अब हमारे पास जब आया तब 4% के करीब हमने बढ़ाया। पिछले 6 महीनों में ऑलमोस्ट 1% बढ़ा, रुपया को स्तर किया। फूड इन्फ्लेशन को लेके जहां एक ऑल टाइम हाई था पिछले 6 महीने के पहले, हमने देखा है कि ये स्थिर करने की आवश्यकता जो है, ये कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है जहां हम तुरंत ये सभी समस्या का हल कर पाए, लेकिन जरूर हमारे प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से काम किया, पेट्रोल प्राइसेस, डीजल प्राइसेस, एलपीजी के दाम, सिस्टमैटिकली वर्ल्ड इकोनॉमी में जो चर्चा हो रही है आज भारत देश को, आप देखिए कि क्या परसेप्शन है। आप सेंसेक्स की बात कीजिए, आप उद्योग की बात कीजिए, महंगाई वगैरह की बात कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दरअसल इसमें एक पेज है, WPI और CPI, दो चीजें, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिन्स को लेकर नापा जाता है। WPI पेट्रोल का क्वांटम काफी होता है, तो पेट्रोल आपका नीचे आया है और इसका एहसान अमेरिका को है और ग्लोबल मार्केट को है। अमेरिका की इकोनॉमी भी काफी आगे है आज की तारीख में। और नहीं, अमेरिका ने अच्छा नया खोजा है, पेट्रोलियम उसके यहाँ मिला है, इसलिए जो आपके ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने उसको नीचे किया और एक चैलेंज की तरह ले रहे हैं, हम उसका फायदा ले रहे हैं। तो बहुत सीधी बात है कि अगर $1 पर बैरल गिरता है तो 4000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलता है। हमें उम्मीद है कि 2.5 लाख करोड़ मोदी जी की सरकार को फायदा इससे रेवेन्यू का होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, ये अपने आप में अच्छी चीज है। एक जो साइना जी कह रही हैं कि महंगाई गिरी है, महंगाई नहीं गिरी है, ये WPI गिरा है। आप सबसे पूछे, जो लोग यहां बैठे हैं, आज जाके बाजार में देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वही है,
आप जब जीन्स पे जाती हैं जो रोजमर्रा की है, तो इसलिए महंगाई वाला तो ना कहें, क्योंकि दिल्ली में शायद चुनाव आपने जनता की बात कही, जनता से अब जनता के पास आने का वक्त है। जी, आप महंगाई कम हुई, शाइना जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ। पर मैं आम जनता हूँ, हमारा देश एक मंडी है, यहाँ व्यापारी आते हैं, आते रहेंगे। पर मैं यही कहूंगी, अंधी अंधी तेरे भैया आयो, टटोलूंगी तो जानूंगी। हाइप क्रिएट करने में मोदी जी का जवाब नहीं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। कल उन्होंने कहा अब बिजली की किल्लत को वो यहाँ पर 8-10 कंपनियां लाकर दूर करेंगे। मैं बिल्कुल नादान हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ। बिजली जो है वो खंभों के द्वारा चलती है, तो हर घर के आगे क्या 8-10 खंभे लगेंगे? कैसे होगा ये? ठीक है, आप बात कहना चाहती हूँ कि विदेश के अंदर जो विकसित देश थे, वहाँ के जो समाचार पत्र थे, भारत की न्यूज एक कोने में होती थी, ज्यादातर नेगेटिव होती थी। आज ये और वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, पब्लिक को जवाब देना, वहाँ के लोगों को जवाब देना भारी हो जाता था। आज आप विश्व के समाचार पत्र देख लीजिए, विकसित देशों के फ्रंट लाइन पर भारत की न्यूज होती है, मोदी जी की प्रशंसा होती है। यही वजह है कि इतने लोग आए हैं और आशा से भरे आए हैं कि कुछ न कुछ बिजनेस उन्हें मिलेगा। जब बिजनेस आएगा, निवेश आएगा, तो उसके बाद फिर यहाँ पर रोजगार भी आएगा। आशा से भरे लोग आए हैं, और ये आशा, ये विश्वास आपकी सरकार नहीं दिलवा पाई 10 साल तक। देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। मोहतरमा ने सही बात कही है कि विश्वास पैदा होगा तो ज्यादा निवेश आएगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जो पिछले सालों के अगर हम रिकॉर्ड निकालें, ये मेरे रिकॉर्ड नहीं, आरबीआई के रिकॉर्ड है, जो विदेशी निवेश था महाराष्ट्र में, जो कांग्रेस की शासित प्रदेश थी, उसमें सबसे ज्यादा था, ये एनके सिंह जी भी जानते हैं, 8 गुना ज्यादा था गुजरात के बतौर, जब मोदी जी इतना ही स्केल पे करते थे। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी करते रहे, मैं तो उनके समर्थन में हूं इन चीजों के। पर मोदी जी केवल अपने लिए हेडलाइन ना बटोरे, हमारे देश के लिए निवेश आए और यहाँ पे बैठे लोगों की जिंदगियां तब्दील हो। जैसे ये WPI को बता रही है, अब देखिए शाइना जी रिलायंस में जाके खरीदती है सामान, हम तो आदमी जो है, हम जाते हैं छोटे मोटे दुकान से। तो शाइना जी के जो 15 लाख रुपए काला धन के आ गए, आपके नहीं आए ना, आपके जनधन अकाउंट में तो नहीं आया ना। शाइना जी के अच्छे दिन आ गए, हमारे भी आए, और फिर हम जो है उनको सेलिब्रेट करें। ये इस पर शाइना का रिएक्शन बनता है। शाइना, सबके अच्छे दिन आए, केवल शाइना के नहीं, ये मेरा कहना है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ, आप इसे पूछ रही हूँ। इन्फ्लेशन आज 4, क्या मैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं? आपने शहजाद की बात अगर सुनी हो तो वो ये कह रहे हैं कि शाइना के अच्छे दिन जरूर आगे होंगे, लेकिन आम आदमी जो रोज सब्जी खरीदता है थोक मंडी से या बाजार से, उसके अच्छे दिन आना अभी बाकी है। एनके सिंह जी भी ने ये कहा। शहजाद जी को कहिए, जवाब है आपका। शहजाद जी को कहिए, उनकी जानकारी के लिए, इन्फ्लेशन इज एट एन ऑल टाइम लो इन 5 years, 4.4%। ग्रोथ रेट जो है 5.7 तक हम ले चुके हैं, जब आपने 4.4 पे दिया था। जनधन योजना की बात करें तो आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि मेरे भारत में 10 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं, पर 90% जीरो बैलेंस है मैडम, उसमें कोई पैसा नहीं है, और जो पैसा है वो अडानी जी को दे दिया आपने। क्रॉस डिपॉजिट भी हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो जनधन में 10 करोड़ अकाउंट खोले जिसमें कोई पैसा नहीं। ऑब्वियसली अवेयर ऑफ। मुझे एफडीआई के पॉलिसी चेंजेस के बारे में उनको कुछ नहीं कहना है। इंश्योरेंस हो, रेलवे सेक्टर में जिस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, शायद उनको ये बेचैनी हो रही है कि किस रफ्तार से हम काम कर रहे हैं, उनकी शाइना जी, और अभी उनको वापस शाइना जी, एक सरकार, शाइना जी मेरे देश के प्रधानमंत्री, शाइना जी आपके नहीं, मेरे देश के प्रधानमंत्री, पुनिया जी 1 मिनट, आपके नहीं, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मेक इन इंडिया। साक्षी महाराज कहते हैं मेक इन इंडिया मतलब 4-4 बच्चे पैदा करो। आप मुझे मेक इन इंडिया का पहला अर्थ समझा दीजिए, क्योंकि हम अगर 4-4 बच्चे पैदा करेंगे तो आप जो कम हुई है, यहाँ पे तो लोग नहीं मानते कि कम हुई है कोई चीज, आपकी प्राइस या कोई, सरकार ने नहीं कहा है, सरकार ने तो एमपी है, बीजेपी, ये प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, भी मुद्दा भटका रहे हैं। आप कहना चाहिए ना, बहुत योगदान रहा है। बोफर्स का याद दिलाती हूँ, जहाँ हमेशा विदेश से हम लाते थे। डिफेंस सेक्टर में पूरा मैन्युफैक्चरिंग अभी भारत में होगा। जो लोग आए, ये कांग्रेस सरकार नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उनके सभी कट्स वहीं बनते थे। आए हैं, तो ये जो कह रहे हैं शाहजाद ना कि पिछली बार जो इन्वेस्टमेंट MOU साइन हुए तो उसका कितना आया,
अब की बार का माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। 8 हेड ऑफ द स्टेट, यूएन सेक्रेटरी जनरल, अगर ये सब आ रहे हैं तो जबरदस्त माहौल है। और 8 वो कंट्रीज आई हैं जिनका क्यूमुलेटिव जीडीपी, अगर कंबाइंड जीडीपी आप देखेंगी तो वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का 40% है। तो ये एक अच्छा माहौल बन रहा है। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाह रही? माइक दीजिए, उन्हें माइक दीजिए। एक गृहिणी है हमारे साथ यहाँ पर, कुछ कहना चाह रही। मैं ये कहती हूँ, बहुत अरसे बाद एक धाकड़ प्राइम मिनिस्टर हमें मिले हैं जो खुद काम करते और करवाना जानते हैं, लेकिन जितनी तरक्की होनी चाहिए थी वो ना हो के लव जिहाद और बेफजूल की चीजों में दिमाग गया है, ना कि तरक्की की तरफ। यही सबसे बड़ा खतरा है पूरे प्रेमाइस का। प्रदीप जी देखिए, ये बात तो सही है कि जितनी उम्मीद जगाई है इस सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जमीन पर उतना अभी दिखाई नहीं दे रहा है। एक बात इसमें किसी दो राय नहीं हो सकती। लेकिन यह भी सही है कि जिस परिस्थिति में ये सरकार आई है, पिछले 3-4 साल हमारी इकोनॉमी जिस हालत में रही, जो पॉलिसी के लेवल पे एक पैरालिसिस रही, उससे निकलने में निश्चित रूप से समय लगता है। हम आप एक घर भी बदलते हैं तो 15 दिन 20 दिन लगता है उसको व्यवस्थित करने में। तो अगर बहुत मेस हो तो उसको क्लियर करने में, उसके बाद रास्ता बनाने में समय लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सरकार सफल होने जा रही है या असफल होने जा रही है, लेकिन अभी लोगों की उम्मीद नहीं खत्म हुई है। लोगों को लगता है कि सरकार की नीयत ठीक है, सरकार की नीति ठीक है, बात क्रियान्वयन की है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर सक्सेसफुल होती है सरकार तो उसको समर्थन मिलेगा, नहीं होगी तो अभी जो उम्मीद है उससे बड़ी निराशा होगी। बिल्कुल, उम्मीद की मियाद होती है, उम्मीद 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल यही रहे। नहीं, लेकिन अभी तक टूटी नहीं है। टूटी नहीं है बात, अभी तक टूटी नहीं है। मैं अब वीएन दूध साहब के पास चलूंगी। अगर आप हमें सुन पा रहे हो दूध साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दूध साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बोलिए जी। मैं ये कह रही थी, 8 महीने में नरेंद्र मोदी सरकार को आए, जो 8 महीने का वक्त हुआ है, वो अभी तक लोगों की उम्मीद उन्होंने बनाए रखी है। तमाम बातें, विकास की जो दावे उन्होंने की बातें की, वो पूरे नहीं बेशक हुए हों, लेकिन उम्मीद बनी हुई है। उद्योग जगत की ऐसी क्या उम्मीदें बनी हुई है नरेंद्र मोदी से, जो उन्हें लग रहा है कि भविष्य में एक बड़ा सपना साकार हो सकेगा उद्योग जगत का इस देश के अंदर? उद्योग जगत ये चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए, और उसके लिए ही मोदी जी ने आज गुजरात में, मतलब इंडिया में 100 देशों के बड़े बड़े लोग बुलाए हैं, यूएसए के विदेश मंत्री बुलाया है, और ये सब बताना चाह रहे हैं कि ये लोग जब आएंगे तो इनके पास जो टेक्नोलॉजी है, इनका जो पैसा है, और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में जो पावर है, जो शक्ति है और जो स्ट्रांग लेबर है, उसका उपयोग करके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहले डेवलपमेंट होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होते ही देश में पूरा डेवलपमेंट होते जाएगा। जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है, वो भी बढ़ेगी। और एक बात यहाँ पे है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, इसके कारण लोगों को प्रोजेक्ट में थोड़ा सस्ता होना चाहिए, तो फॉरेन से जो पैसा आएगा उसका इंटरेस्ट रेट कम रहेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। और ठीक है दूध साहब, तो ये उद्योग जगत की राय है और आम जनता की राय भी लगातार हमारे सामने पेश हो रही है। लोगों की उम्मीद अभी टूटी नहीं है और उद्योग जगत भी उम्मीदवार है। इस पर रिएक्शन मैं लूंगी आप सभी लोगों से। एक छोटे से ब्रेक के बाद जनता के कुछ सवाल भी होंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए जनगणमान। तो क्या पूरी दुनिया अब इस देश की प्रधानमंत्री की मुरीद हो गई है, और क्या ये वाकई ये तब्दीली हमें आगे और बड़े स्तर पर आने वाले दिनों में दिखेगी या नहीं दिखेगी? इसके क्या अलग अलग पहलू हैं, इस पर हम अपने पैनल से बहस कर रहे हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ आम जनता है, जनता के सवालों का वक्त हो चला है। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं हमारे किसी पैनलिस्ट से? आपने साइना एनसी को कहा था कि आपके अच्छे दिन आए हैं, हमारे नहीं आया है, तो सबसे ज्यादा घोटाले जो किए हैं वो तो कांग्रेस ने किया है। जो 2G घोटाला हुआ है और रॉबर्ट वाड्रा वाला घोटाला हुआ है वो तो कांग्रेस ने किया है, बीजेपी तो ने तो कुछ नहीं किया।
चलिए 1 मिनट के मान लेते हैं कि सारे घोटाले हमारी सरकार में हो गए। हम लोगों ने घोटालों से लड़ने के लिए लोकपाल का बिल लाया। आज तक उस लोकपाल पे केवल नियुक्ति करनी है, मोदी जी ने नियुक्ति नहीं की। तो अगर मोदी जी की इतनी मंशा ठीक है, मैं नहीं कहता हमारे जो भी घोटाले किए सबको हमने बाहर निकाला, जेल जाए, पर जो मोदी जी की मंशा तो अच्छी है ना, तो उनको बोलो लोकपाल नियुक्त करो। आप लोगों तो सड़कों पे आए थे लोकपाल के लिए, आप लोग तो आज तक सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हुई है, आरटीआई डालते जवाब नहीं आते। तो मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, ये देश जो है ना शाइना एनसी अडानी और वेणु कुमार दूत का नहीं है, ये देश रमेश का है जिसको कंप्यूटर की दुकान डालनी है, एसबीआई लोन नहीं देती, अडानी को देती है। शाइना एनसी जो रिलायंस में जाके खरीदती है वो नहीं, गृहिणी का है जो जाती है यहाँ पे बाजार में खरीदने। ये देश जो है इरफान का है जिसको लोग वीएचपी के कहते हैं घर वापसी करो तुम लव जिहादी हो। ये देश उन लोगों का है, अडानी जी का और वेणुगोपाल दूत का नहीं है। सोना तो उगल रही है ना जमीन हमारी, तो उस जमीन को देने के लिए इनको 1-2 रुपए में देने के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट में तब्दीली की गई और हमारा देश देखेगा कि उस किसान की जमीन ले ली गई। ठीक है, ठीक है मोदी जी अच्छे दिन लाइए। इस पर एक छोटा सा रिएक्शन प्रेम शुक्ला से, और प्रेम शुक्ला जी के लिए एक सवाल भी है जनता से, लेकिन पहले जो अभी भी शहजाद ने कहा इस पर मैं प्रेम शुक्ला से रिएक्शन लेना चाहूंगी। शाइना एनसी नया कहां से अधिकार प्राप्त हो गया साहब कि अमीर जो पूंजीपति, उद्योगपति, व्यापारी, वो इस देश का नागरिक नहीं है। गरीबों को निश्चित तौर पर उनका कल्याण करना वो स्टेट का कर्तव्य है, लेकिन बाकी लोग नागरिक ही नहीं, उनका कोई मत ही नहीं है, ये कहना ये तानाशाही है। और इस तरह की तानाशाही की आदत जो है वो कांग्रेस के लोगों को है, इसलिए कह रहे हैं। वो पहला जो शहजाद जो पहली बात कही कि नरेंद्र मोदी जो है इनको स्वयं क्रेडिट लेने क्यों निकले? अरे आपकी आदत है। अरे मेरे भाई अडानी जी को 2-2 रुपए की जमीन यहाँ के रमेश और सुरेश को दे दो, वो देखो क्या करते हैं। 2-2 रुपए की जमीन दे दोगे तो? अरे आपने अडानी जी को जो जमीन दी 5-5, 10-10 हजार एकड़, यहाँ के एक लड़के को दे दो, वो देखो क्या दुकानें लगाएगा, क्या हॉस्पिटल लगाएगा। आप दो ना, आप क्यों नहीं देते? केवल अडानी को दोगे, केवल दूध को दोगे। स्वामी पेटिशन कर सकते हैं तो शहजाद पूना वाला किसान को भी दे दो, कोई रमेश को भी दे दो। जरा लड़के देखिए आप। अरे शिवसेना के लोगों को आपको इरफान और रमेश सबको देख रहे हैं, सिर्फ उनको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, उसको अगर उसने गलत किया उसको जेल डालो। ठीक है, ठीक है, उसने गलत किया उसको जेल डालो। आज तक एफआईआर क्यों नहीं की बीजेपी की सरकार? और ये जो चप्पू मारने की आपकी कांग्रेस की ऐसी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई थी, इमरजेंसी में भी नहीं हुई थी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आज हमें वंशवाद से बाहर निकल के कांग्रेस को सोचने की जरूरत है? राहुल गांधी गुजरात जाते हैं, वहां पर बोलते हैं कि यहाँ पर 1 में से 2 व्यक्ति कुपोषण का शिकार है। नरेंद्र मोदी इनके इस बयान को मजाक में उड़ा देते हैं। वो कहते हैं कि कपिल शर्मा और राहुल गांधी में कोई खास अंतर नहीं है, ज्यादा अच्छा होगा कि हम कपिल शर्मा के बजाय राहुल गांधी का ही देख ले। शायद ज्यादा अच्छा होगा कि आपको कांग्रेस उम्मीदवार बना दे पीएम के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा शायद। मैं आपको बता दूं कि देश में राजनीति से वंशवाद खत्म करना है ना, मैं आपके साथ हूं। वसुंधरा राजे और उनके बेटे, अनुराग ठाकुर और उनके पिता, और जो आपकी पंकजा मुंडे और उनके पिता, इन सभी लोगों को सारी पार्टियों से खत्म करो, सारी पार्टियों से खत्म करो। पर एक बार और अकाली दल की सरकार में बेटा भतीजा भाई सब एक सरकार में है। ये मोदी जी के पार्टनर। झारखंड में देखिए यशवंत सिन्हा और उनके बेटे हैं, उम्मीदवार बना दिया जाता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इंदिरा गांधी, मैं एक बात बता दूं आपको, राजीव गांधी, आपको मैं मेरी बात तो सुनो। राहुल गांधी जो है मोदी जी को कपिल शर्मा नजर आते हैं, ठीक है। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जिन्होंने युवा कांग्रेस और एनएसयूआई में जो है इलेक्शन के द्वारा लोगों को लाए। आप जैसे लोग, हमारे जो अभी एनएसयूआई के प्रधान बने हैं वो आपसे भी गरीब व्यक्ति है, आपको पता है ये बात, किसी के बाप बेटे नहीं है वो। आप लाइए इस सिस्टम को लाइए और ठीक है, आप कुछ कहते हैं, हमारे पास बहुत खत्म हो रहा है। जल्दी से आपको जो सवाल पूछना पूछिए, फिर हम इस प्रोग्राम करप्शन हटाने के लिए क्या किया जा रहा है? करप्शन हटाने के लिए हम लोकपाल का बिल लाए। खिड़कियों पे भटकना पड़ता है, मैं अपनी मेड को लेकर चक्कर काटती रहती हूँ। उसका एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए धक्के खा रहे हैं, बच्ची का एडमिशन उसके बेटे का नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया या क्या करने जा रही है, वो हम बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछेंगे। अगले एपिसोड में हम दोबारा बहस करेंगे कि देश में विकास की जो बात की जा रही है वो बयार वाकई बह रही है कि नहीं, और भ्रष्टाचार की खासतौर से जो चर्चा हमारी इन पार्टिसिपेंट ने की उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जनगणमन में आज के लिए इतना ही। हमारे सभी पैनलिस्ट का, इस जनता का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी का इंडिया न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज।